तो एग्जांपल नंबर 27 में ये वी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जब सेम ऑर्डर की लेनी है तो मैं जानबूझकर 2x2 भी ले लूँगा, ठीक है, आसानी रहती है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए बी बी ए। इससे क्या होगा, ये जो पहली रो है ए बी, अगर इसका कॉलम भी बनाऊँ तो ये ए बी ऐसे बन जाएगा, ये बी ए है तो ये, तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए होगी ए बी बी ए। इसी तरह से एंड बी इज इक्वल टू सी डी डी सी, ये हो गई 2x2 ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स ए हो गई और मैट्रिक्स बी हो गई। इसके बाद ये देखिएगा, इन्होंने ये बोला है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। चेयर नहीं है ना, चेयर मैं भी देता हूँ। इस पर बैठो। तो वो कह रहे हैं कि A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA। तो AB symmetric कब होगी? अच्छा, शायद मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी इसमें, देखते हैं ज़रा। हमने ये कहा कि A और B अगर कोई मैट्रिक्स है, दिखाई दे रहा है उधर से, तो A और B अगर सिमेट्रिक है तो उसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ए बी, अगर मान लीजिए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और उसको 2x2 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर उसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ए बी अगर हम करेंगे तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर की एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर मैं ए बी मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए बी मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। अच्छा, अब हम ये जानते हैं, इसको यहाँ पर लिखो बी और इसको यहाँ पर लिखो ए, यहाँ पर लिखिए सिंस बी डैश इज इक्वल टू बी एंड ए डैश इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों की दोनों, उन्होंने पहले ही बोला है कि दोनों की दोनों आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो बी डैश करेंगे तो वो भी बी के इक्वल आएगा, ए डैश करेंगे तो वो भी ए के इक्वल आएगा। तो ये बी ए हो गया, ये ए बी के इक्वल होगा इफ बी ए इज इक्वल टू ए बी, इफ बी ए इज इक्वल टू ए बी देन ओनली ए बी इज a AB will be a symmetric matrix. AB will be a symmetric matrix. ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि भाई ओनली व्हेन ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब क्या होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए अगर होगा तो तभी हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ पाएगा, ठीक है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स जो है वो हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये पॉसिबल कब हो पाया, जब मैंने बी ए को ए बी के इक्वल ले लिया, ये तभी पॉसिबल हो पाया, ठीक है। इसके बाद ये तो एग्जाम्पल 27 था, फिर एग्जाम्पल नंबर 28। हाँ बस
उन्होंने यही तो कहा था कि आपको प्रूव करना है कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, जिसमें हम बोल देते हैं कि ए इंटू बी करेंगे तो वो भी बी इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ वो फॉलो नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि ओनली इफ कि अगर बी ए बी के इक्वल होगा ना तो तभी ये ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ पाएगा। तभी तो मैंने बी ए को पलट कर ए बी लिख दिया और ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कौन सी? ए बी जो नई मैट्रिक्स बनी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई इस तरह से। समझ गए? ठीक है, तो ये कंडीशनल था कि ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 28 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 28 जो है इसमें इन्होंने दे रखा है ए बी और सी, इनकी वैल्यू दे रखी है। ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4। दूसरी मैट्रिक्स दिया इन्होंने बी। तो जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है? 5 2 7 4, 5 2 7 4, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। तीसरी मैट्रिक्स है सी 2 5 3 8, 2 5 3 8। अब वो बोल रहे हैं कि एक चौथी मैट्रिक्स है डी, वो फाइंड आउट करिए सच दैट सी डी माइनस ए डी इज इक्वल टू ओ। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। हाँ, ओ इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। हाँ, ओ का मतलब नल मैट्रिक्स के इसके सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। ठीक है, अब ना जब भी कभी ऐसी मैट्रिक्स होती है जैसे उन्होंने ए बी बोला, तो ए बी का मतलब क्या है कि ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होगी। फिर वो सी डी बोल रहे हैं तो सी डी 2/2 की है, तो हम सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हम ये मानते हैं कि डी भी आपकी 2/2 ऑर्डर की होगी, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच में पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि लेट डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमने मान लिया। तो सी डी माइनस ए बी, तो पहले सी डी निकालो, सी डी माइनस ए बी कर गया सीधा सीधा। सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ दे रखा है, तो सी क्या है? 2 5 3 8, 2 5 3 और 8। और मैट्रिक्स डी मैंने क्या माना? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो सी इंटू डी माइनस ए बी, तो ए क्या है? 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, और बी कितना है? 5 2 7 4, 5 2 7 4 इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स ओ होती है, इस ओ का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे। पहले इसको लास्ट में लिख लेंगे, फिलहाल इसको इज इक्वल टू ओ लिख लो। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 2x + 5z, 2x + 5z, क्लियर है? ठीक है, पहला रो तो इसका पहला कॉलम, फिर इसका पहला रो तो इसका दूसरा कॉलम, तो 2 × y 5 × w, तो 2y + 5w। समझ गए? इसी तरीके से इसका दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 3x 3 × x + 8 × z, तो 3x + 8z। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 × y + 8 × w, तो 3y + 8w। ठीक है, ये करने के बाद में फिर बीच में माइनस का साइन है ही। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? 2 × 5 मतलब दिस इंटू दिस, तो 2 × 5 क्या हो गया? 10, और -1 × 7 हो गया -7, तो 10 - 7 क्या हो गया? 3। सीधा लिख दूँ? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 2 × 2 हो गया 4, और -1 × 4 हो गया -4, 4 - 4 क्या हो गया? 0। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 × 5 15, 4 7 28, तो 15 + 28 अगर हम करेंगे, 15 + 28 कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 2 = 6 + 4 4 = 16, तो 6 + 16 कितना हो गया? 22 इज इक्वल टू ओ, यानी कि आपकी वही नल मैट्रिक्स। अब क्या करें? 2x + 5z - 3,
2x प्लस 5z माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 5w माइनस 0 तो 2y प्लस 5w माइनस 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर ऐसे 3x प्लस 8z माइनस 43 3x प्लस 8z माइनस 43 फिर 3y प्लस 8w माइनस 22। हाँ हाँ वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको उधर ले जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर तो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करो तो वो वैसा ही रहता है, जैसे जीरो में कुछ ऐड करा तो वैसा का वैसे ही रहता है, वही चीज़ है। तो मैंने क्या करा, ये हो गया 3y प्लस 8w माइनस 22 इज इक्वल टू ये हो गया 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स का मतलब ये इधर 2/2 ऑर्डर की है तो उधर भी 2/2 ऑर्डर की बनाए तो उसमें क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स आपके 0 0 हो जाएंगे। अब 2x प्लस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 equating the corresponding elements तो 2x प्लस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 को उधर ले जाओ तो ये बन गया 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद मैं x और z वाली दूसरी इक्वेशन देखूंगा, मतलब ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 8z माइनस 43 इज इक्वल टू 0। इधर तो सारे एलिमेंट 0 हैं तो हर एक एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 3x प्लस 8z इज इक्वल टू 43। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिएगा 2y प्लस 5w इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से 3y प्लस 8w 3y प्लस 8w माइनस 22 इज इक्वल टू 0। माइनस 22 को उधर ले जाएंगे तो 3y प्लस 8w इज इक्वल टू 22। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लो। तो इधर 2x है इधर 3x है, 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए क्या इनका 6 बना लेते हैं, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो इस वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप इनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, आपने थ्रू आउट इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6x प्लस 3 5 15z इज इक्वल टू 3 3 9। ये हो गया। इसी तरह से देखिए इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी। इक्वेशन 2 में थ्रू आउट मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 6x प्लस 2 8 16z इज इक्वल टू 243 कितना हो जाएगा 86, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वालों का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो 6x माइनस 6x कैंसिल, 15z माइनस 16z हो गया माइनस z और 9 माइनस 86 कितना हो जाएगा माइनस का 77। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो z की वैल्यू आ गई 77। अब क्या करें, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो जिसमें आपका मन करे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो और इक्वेशन 1 जो है वो ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये मल्टीप्लाई करने से पहले वाली है तो पहले वाली को डालो, ज़्यादा आसान है। तो 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3। तो 2x प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3।
तो 2x प्लस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 38 इज इक्वल टू 3, इसको इधर ले जाइए तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 385, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 382, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ रहा है 191, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 191, ये x की वैल्यू आ गई, ये z की आ गई। इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा 3 और 4 को सॉल्व करूँगा, यहाँ पर भी वही कहानी है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसको भी आप क्या करो 3 को, मतलब ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, W माइनस 22 आ रहा है। W माइनस 22 आ रहा है। अच्छा नहीं, अच्छा वो तो सॉल्व कर लिया होगा ना, अभी हम कर रहे हैं। एक्स और जेड की वैल्यू बताइए सेम आ रही है, ठीक है करके देख लेना, जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं सर माइनस 22 तो किसी की वैल्यू नहीं आती। नहीं हाँ वो गलत है। देख रहे हैं 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 2 सा कितना हो गया 6y और 3 5 सा हो गया 15w इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन 4 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 सा 6y प्लस 2 8 सा 16w इज इक्वल टू ये हो जाएगा 44, ठीक है, माइनस 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 6y से 6y कैंसिल आउट हो गया, 15w माइनस 16w क्या हो गया माइनस w, और ये हो गया माइनस का 44, तो माइनस से माइनस कर दिया तो w की वैल्यू आ रही है 44, ये तो w की वैल्यू होगी। उसके बाद देखिएगा y की वैल्यू, आप कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 3 में डाला जाए तो इसमें डाल दो 2y प्लस 5w इज इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 5w इज इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 220, तो y is equal to minus 110. Therefore, required matrix will be, जो मैट्रिक्स ये पूछ रहे थे वो मैट्रिक्स है हमारी D मैट्रिक्स क्या हो जाएगी x y z w, ये दिया था, तो x कितना आया माइनस 191, y कितना आया माइनस 110, z कितना था 77 और w कितना आया 44, ठीक है यही है ना। चलिए जी ये एग्जांपल नंबर 28 था। 28 के बाद देखिए 3 ही एग्जांपल यहाँ पर दे रखे थे जिसमें एग्जांपल 26 हमारे काम का नहीं है, वो तो हमने छोड़ दिया। ऐसे ही मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 काट दो, 2 काट दो, 3 काट दो, 1 2 और 3 तीनों काट दो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हाँ क्या हुआ? हाँ तुमने तो भेजा ना वो सिलेबस। अच्छा अच्छा चलिए वेट कर लेते हैं अभी। उन्होंने बता दिया आपको कि उन्होंने कुछ दिखाया था, उन्होंने बताया कि मतलब अच्छा जो तुमने सिलेबस भेजा ना, लेकिन नहीं वो दूसरा है। अब वो तुमने फिजिक्स का भेजा है, लेकिन वो जो सिलेबस है उसमें टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग मेंशन नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा है वो। हमारे सर का मैथ्स में फिजिक्स का था, तो मैथ्स सर बताया कि आपके ग्रुप में होगा। चलो जैसा होगा देखा जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो गिवन ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ए के इक्वल आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो बी के इक्वल आ जाएगा। तो गिवन ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए का मतलब क्या है? अगर ए बी माइनस बी ए का मैं ट्रांसपोज लूँ और वो माइनस ए बी माइनस बी ए ना आकर वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ जाए, ठीक है, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वो अपने ही नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि फॉर ए बी माइनस बी ए और ए बी माइनस बी ए टू बी a skew symmetric matrix, to be a skew symmetric matrix, for AB minus BA to be a skew symmetric matrix, to be a skew symmetric matrix AB minus BA का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो AB माइनस BA के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ये लेकर चलता हूँ, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो मैं लेकर चलूँगा AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। हमने ये देखा था अगर दो मैट्रिक्स हैं, अगर जैसे ए बी क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी। अगर एक मैट्रिक्स तो ए बी हो गई, दूसरी मैट्रिक्स बी ए हो गई, इन दोनों के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन हो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर पलटता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर पलटता है। ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेकिन अगर एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये एज इट इज आ जाता है। समझ गए? ठीक है, तीन प्रॉपर्टी देखी थी, उन्हीं में से एक है। क्लियर है एकदम? अब जैसे ये ए बी का होल ट्रांसपोज है बेटा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये जो बी ए का होल ट्रांसपोज है, ये पलट कर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, बी। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का मतलब ए, बी ट्रांसपोज का मतलब बी। रीजन में लिख दीजिए, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, गिवन पे लिख सकते हैं। हाँ गिवन लिख दो, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये दे रखा है कि वो दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, ए और बी। अच्छा बी ए माइनस ए बी आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी कुछ इसके जैसा ही है। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इनटू ए इनटू बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ये शो करना है, तो टू प्रूव दो चीज़ें प्रूव करनी है यहाँ पर। फर्स्ट, बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक ओनली इफ ए इज सिमेट्रिक। Only if A is symmetric, B transpose A B is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। मतलब अगर A symmetric होगा
तो बी ट्रांसपोज ए बी ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये चीज़ वो प्रूव करूँगा अभी। ठीक, सेकंड पोर्शन में सेकंड पार्ट में मेरे को ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये कटवा दिया था? मजे आ गए मेरे को तुम्हारे? सही है, छोड़ देना। ओनली इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो देखिएगा इसको सिमेट्रिक प्रूफ किस तरीके से करेंगे। पहले मुझे ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले ये चीज़ प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं ये करूँगा बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी डैश ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पलट जाता है। ठीक है, ऑर्डर पलट जाता है तो इसका ट्रांसपोज दिस इंटू दिस क्या होगा, पलट जाएगा। ये हो जाएगा पहले बी का ट्रांसपोज इंटू फिर ए का ट्रांसपोज इंटू फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। समझ गए? ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा था कि ए बी का होल ट्रांसपोज लिया था तो ऑर्डर पलट गया था, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। सेम अब तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उल्टा सीक्वेंस करना है हमको। ठीक है, उल्टा हो जाता है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है ये, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, देखिए हम यही तो कह रहे हैं कि जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज है तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। ए बी का होल ट्रांसपोज का मतलब पहले बाद वाले का ट्रांसपोज फिर पहले वाले का ट्रांसपोज। तो अब बी डैश ए बी का ट्रांसपोज तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बस उल्टा हो जाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो अब जैसे ये बी ट्रांसपोज है तो इसको तो ऐसे ही रहने दो बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को भी ए ट्रांसपोज ही रहने दो और इसको कह दो बी। अगर ये ए डैश ए के इक्वल हो गया तो बी डैश ए बी नहीं आ जाएगा। नहीं समझे भाई? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया? बी डैश ए डैश बी यहाँ तक समझ में आ गया। आप यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू बी डैश ए बी, यहाँ रीजन में लिखिएगा ओनली इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, कि अगर ए डैश ए के इक्वल है तो फिर बी डैश ए बी लिख दूंगा, यानी कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज फिर से बी डैश ए बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब बी डैश ए बी सिमेट्रिक है कि उसका ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल बी डैश ए बी आ गया। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैं ए डैश को ए के इक्वल लिया, ये तब पॉसिबल हुआ। इसका मतलब ये बी डैश ए बी मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक तभी होगी जब ए सिमेट्रिक हो जाएगा, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो जाएगा। कुछ भी नहीं ऐसा। देखिए कंडीशनल है, कंडीशनल का मतलब ये है कि मैं छाता लेकर तभी जाऊंगा जब बारिश होगी। अच्छा धूप से मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं छाता लेकर तभी जाऊंगा जब बारिश होगी, बारिश से है। ठीक, तो अब आप ये समझिएगा कि ये जो बी डैश ए बी आया है, ये जो बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज आया है, ये बी डैश ए बी के इक्वल तभी होगा जब ए डैश ए के इक्वल हो जाएगा। ए डैश ए के इक्वल होने का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें वो मैट्रिक्स के ही अगर इक्वल आ जाता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए डैश अगर ए के इक्वल है तो हमारे पास बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज बी डैश ए बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक तभी हुआ जब ए सिमेट्रिक था, खत्म। तो ये कंडीशनल प्रूव हो गया कि जहाँ पर एक कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? पक्का ना? अभी भी क्लियर नहीं है? अरे डाउट तो बताओ ना फिर। समझ में आ रहा है डाउट। अच्छा ये भी नहीं समझ में आ रहा, चलो तो अगला देखते हैं, सेकंड में समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक
is symmetric only when A is symmetric. A is symmetric. सेकंड वाला देखते हैं जरा, सेकंड पर जरा ध्यान। अब वो बोल रहे हैं कि फिर से अब मुझे ये देखना है कि बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक कब आएगा। तो देखते हैं, बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज लूँगा तो फिर वही सीक्वेंस पलट जाएगा। पहले बाद वाले का डैश, फिर दूसरे नंबर वाले का डैश, फिर सबसे पहले वाले का डैश। तो बी डैश का डैश, ये हो गया बी डैश ए डैश, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है तो वो बी आ गया। मैं ये कहूँगा ये हो जाएगा बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी। यहाँ लिखिएगा ओनली इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ए डैश माइनस ए के इक्वल कब होगा? जब ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब यहाँ पर माइनस आ गया, इस माइनस को बाहर निकाल लो। तो माइनस ऑफ बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी डैश ए बी के इक्वल आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और मैंने कंडीशन यहाँ पर क्या ली, मैंने ए डैश को माइनस ए के इक्वल ले लिया। मतलब मैंने जब ये हमने ज़बरदस्ती लिया है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये लेने पर ही ये प्रूव हुआ है। अगर ये ना लेता तो ये प्रूव ना होता। क्लियर है? क्लियर है पक्का? नहीं है? इसको भी क्लियर नहीं है यार, इसमें कुछ पता नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा। हाँ मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आता। बताओगे बाकी वो क्लियर समझ गए? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, देयरफॉर बी डैश ए बी is skew symmetric only when A is skew symmetric। जब A आपका skew symmetric होगा, skew symmetric की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, वो उसको skew symmetric बोल देते हैं। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, शुरुआत का थोड़ा बहुत आइडिया है इसका? ठीक है। अब जरा ये देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ए डैश ए इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत बड़ा है, मैंने पढ़ाया था। तो कर लेंगे, छोड़ दो फिर इसको। बहुत बड़ा है। बड़ा हो गया कि हाँ सर, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत मल्टीप्लाई बड़ा हो रहा है 6 वाला। अच्छा, मुझे एक्स वाई और जेड की तो वैल्यू निकालनी करते हैं ना, देखते हैं। ये मिटा दूँ इधर से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ए 0 to y z 0 to y z। दूसरी मैट्रिक्स दूसरी रो है एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, और तीसरी रो है x माइनस वाई जेड। ये दे रखा है। वो कह रहे हैं कि आपको x वाई और z की वैल्यू निकालनी है। x वाई और z की वैल्यू कैसे निकालनी है? कंडीशन दे रखी है कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, गिवन a डैश मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू आई। तो a डैश क्या होगा? ये जो पहली रो लिखी हुई है ना, इसको ऐसे लिख दो, पहले कॉलम की तरह लिख दो इसको। तो ये हो जाएगा 0 to y z, 0 to y z। ये जो दूसरी रो है इसको दूसरे कॉलम की तरह लिख दो, ये हो जाएगा x
वाई माइनस जेड, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम की तरह, तो एक्स माइनस वाई जेड, ये तो हो गया ए डैश मल्टीप्लाई बाई ए क्या है, यही जो गिवन मैट्रिक्स है 0 2y z और x y माइनस z और x माइनस y z, ठीक है, इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी मैं लिखना ज़रूरी नहीं समझ रहा, लिख दूंगा अभी अगले दूसरे या तीसरे स्टेप में। तो आप ये देखिएगा कि ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा, पहला रो इंटू पहला कॉलम, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट्स जो है थोड़े मतलब बड़े हो जाएंगे, जरा देखिएगा 0 इंटू 0 हो गया 0 प्लस x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहला एलिमेंट आ गया, कैसे, पहली रो इंटू पहला कॉलम कर दिया। फिर क्या करेंगे, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 2y हो जाएगा 0, x इंटू वाई हो जाएगा xy और x इंटू माइनस वाई हो जाएगा माइनस xy, ठीक है। उसके बाद पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू जेड हो जाएगा 0, x इंटू माइनस जेड हो जाएगा माइनस एक्स जेड और x इंटू प्लस का z ये हो जाएगा प्लस का एक्स जेड, ठीक है। ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी रो को करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स प्लस का एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस का एक्स वाई, ठीक। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2y इंटू 2y 2y स्क्वायर y इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू माइनस वाई अगेन प्लस का वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर। दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 2y इंटू जेड 2y जेड y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई इंटू जेड अगेन माइनस का वाई जेड। कहाँ पर बेटा, यहाँ, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तीसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो z इंटू 0 हो गया 0 माइनस z इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स जेड और z इंटू प्लस का x हो गया प्लस का एक्स जेड। फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो y इंटू z इंटू 2y हो गया 2y जेड माइनस z इंटू वाई हो गया माइनस का वाई जेड और प्लस का z इंटू माइनस का वाई हो गया माइनस का वाई जेड। फिर तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो z इंटू जेड हो गया जेड स्क्वायर माइनस z इंटू माइनस जेड हो गया अगेन प्लस का जेड स्क्वायर और z इंटू जेड हो गया प्लस का जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। इज इक्वल टू आई। अब आप ये देखिएगा, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल और 2y जेड और ये माइनस वाई जेड माइनस 2y जेड हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। इसी तरह से माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल, माइनस वाई जेड माइनस 2y जेड हो जाएगा प्लस का 2y जेड माइनस का वाई जेड माइनस का 2y जेड कैंसिल। पूरी तरह से ये खत्म हो गए। अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी, सर मैंने a इंटू a डैश अभी हाँ वो पलट दिया तुमने उसका जो ऑर्डर है, हाँ उससे गड़बड़ हो गया। ए डैश इंटू ए याद रखना, अगर ए डैश इंटू ए दे रखा है तो ए इंटू ए डैश मत करें, गलत हो जाएगा। ए बी है तो ए बी करना, बी ए मत करना, ठीक। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 0 0 0 और ये 4y स्क्वायर ये 6y स्क्वायर, तो 0 6y स्क्वायर और 0 और फिर लास्ट में 0 0 और 3z स्क्वायर। अब जरा देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें ये डायग्राम में एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे,
अगेन इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 2x स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2। ये तो x की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से 6y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। इसी तरह से 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। मिसलेनियस का 6th सही है। अच्छा, ठीक है जी, यही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 to 1 इंटू, ये वाला कर लेंगे अपने आप। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। उसके बाद देखते हैं सर कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। बताओ बताओ, मल्टीप्लाई है और कोई फंडा नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लिकेशन तो किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में बस जैसे a b, 3/3 चाहिए और यहाँ पे 3 जैसे पहला और दूसरा है, हाँ। जैसे a b c है ये मैट्रिक्स, तो पहले a b कर दो, फिर जो आए उसको c से कर दो, या फिर पहले b c कर दो, फिर जो आए उसको a से कर दो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत कर देना कि a इंटू सी कर दिया, वो मत करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये भी आप करना। 7, 8, 9 भी छोड़ रहा हूँ मैं, 9 भी आप करना, और 10 ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो बासमती राइस वाला जो क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल वैसे ही है। देख लेना, अगर कुछ दिक्कत आए तो पूछना मेरे से। 7, 8, 9, 10 ये मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 खुद करोगे, बस मैं एक हिंट देकर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का, एक हिंट देकर छोड़ रहा हूँ ताकि आप करना अपने आप। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चंस है ना वो आप कर पाएंगे, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है कुछ। तो जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स है x और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -7 -8 -9 और 2 4 6। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि आप मैट्रिक्स x बताइए। तो ये जो मैट्रिक्स है, पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 2/3 है ना, 2 रो है और 3 कॉलम है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है ये भी 2/3 की ही आ रही है, क्योंकि इसमें भी 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो ये जो x मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसका ऑर्डर 2/3 आ जाए। समझ रहे हैं? 2/2 क्यों? क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो जब इक्वल होता है तो तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इस 2 को एक बार को हटा दो, है ना, इसका कॉलम तो 2 ही होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। और फिर जो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए वो कैसे बनेगी कि दिस इनटू दिस, मतलब इधर जो नंबर लिखा होगा तो इधर 2 लिखेंगे और इधर 3 है, तभी तो 2/3 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये जो हमारी x मैट्रिक्स होगी इसको आपको क्या मानना है, A B C D, ऐसे मानकर ABCD की वैल्यू निकाल देना। इस वाली मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करोगे और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके ABCD की आपकी इक्वेशंस बन जाएगी और उसको सॉल्व कर देना, ABCD निकाल देना। समझ गए? तो इसमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब मैट्रिक्स एक दे रखी होती है और दूसरी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो बस उसका ऑर्डर देखना होता है। ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको भी 2/3 ले लेते हैं, तो
तो वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपकी जो मैट्रिक्स है आपने उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 2/2 है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में भी 2/2 आएगा। 3/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में भी आपका 3/3 मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ का 2/2 क्लियर है? बताइए क्लियर है? तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ 11th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। अच्छा 13th बताओ, करवाओ। 13th में कंडीशन बनेगी अपने आप। इन्होंने बोला a स्क्वायर इज इक्वल टू y। 13th करा देता हूँ, हो जाएगा? हाँ 13th करना फिर अपने आप। 14th है, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स A दे रखी है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देन A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एक मिनट, क्या क्या क्या? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। वो डायगोनल एलिमेंट सेम होने ज़रूरी नहीं है। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए तो वो कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो गए तो वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिर्फ अगर डायगोनल मैट्रिक्स कहा जा रहा है तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स में, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है बस। ठीक है, तो करवा दूँ उसको। तो इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा सोच कर बताओ, कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? ठीक है, नन मैट्रिक्स होगा इसमें, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जीरो को मैं -0 के इक्वल लिख सकता हूँ, मैं 1 को -1 के इक्वल नहीं लिख सकता। तो जीरो मैट्रिक्स को माइनस ऑफ जीरो मैट्रिक्स के इक्वल लिखा जा सकता है। समझ गए? तो ये केवल नन मैट्रिक्स होती है। देख लो एक बार, ऑप्शन बी आ रहा होगा 14th का, 14th का बी है। 15th देखिएगा, 15th में A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू। खुद करना है इसको, खुद करना, करवाऊँ क्या? अच्छा रुकिए, हमने ये कहा कि यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसमें ना कुछ मानने की जरूरत नहीं है मैट्रिक्स को। अभी मैट्रिक्स को एक टर्म की तरह ही लेकर चलो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि A स्क्वायर A के ही इक्वल है। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर कुछ मानना होगा तो भाई मैं 2/2 की मानूंगा। 2/2 आसान पड़ती है मेरे को, 3/3 नहीं माननी मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A। I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A। तो चलिए A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB स्क्वायर, यानी कि IA स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर B, यानी कि I स्क्वायर A माइनस 7A। ठीक है, ये जो आई क्यूब है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, पावर 4 निकालो, वो सेम रहता है। आइडेंटिटी इज लाइक 1। ठीक है, तो 1 की तरह है वो, 1 का क्यूब निकालो, कुछ भी निकालो, वो 1 ही रहता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, पहली चीज। फिर ए क्यूब जो है, इस ए क्यूब को मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, A स्क्वायर इंटू A प्लस ये जो आई है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 इंटू A स्क्वायर। ये आई स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई स्क्वायर आई हो जाएगा। ये हो गया 3A माइनस 7A। शायद कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। A स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर तो A ही है, और फिर ये फिर से A दे रखा है। 3A स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर तो A के ही इक्वल है, तो 3A हो गया प्लस 3A हो गया माइनस 7A हो गया। A इंटू A क्या हो गया? A स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 6A, और ये हो गया माइनस 7A। A स्क्वायर A के इक्वल है, तो I प्लस A प्लस 6A माइनस 7A, तो I प्लस 7A माइनस 7A प्लस 7A कर दिया केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका रिजल्ट है आपका ऑप्शन सी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है।
तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है ना, जैसे ही लिखा हुआ है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो तुरंत बच्चा ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेता है, ए बी सी डी, अब फिर लगे पड़े हैं ए का क्यूब निकालने में, ठीक है। तो वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करिए सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आपको करने हैं। इसके बाद आप क्या बता रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट्स कर लेंगे फिर स्टार्ट, ठीक है। होमवर्क करके ज़रूर लाना भाई सभी बच्चे, चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए, जल्दी ले। नमस्ते।